हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। टोटल सिलेबस इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं, ऑल द फीचर्स ऑफ ऑल द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वी हैव ऑलरेडी डन। आज हम शुरू करने वाले हैं हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल्स बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसकी इंपॉर्टेंस इसी बात से समझ सकते हैं कि 18th 19th सेंचुरी में ये प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए थे, लेकिन आज भी ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे मैनेजर्स इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और अपने गोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अकम्प्लिश करने के लिए। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको बताया था कि दो फिलोसोफर्स हेनरी फेयोल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर, इन दोनों के प्रिंसिपल्स हमारे सिलेबस में हैं। ये सारे प्रिंसिपल्स एक एक करके हम कवर अप करेंगे। इन प्रिंसिपल्स की लिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है, वो लिस्ट आप अपने पास नोट कर लेंगे और हर एक प्रिंसिपल को बहुत ही माइन्यूटली और डिटेल में हम लर्न करने वाले हैं विद एग्जाम्पल्स, real life examples also and the examples related to the work situations। हर एक प्रिंसिपल को हम 3 इंपॉर्टेंट हेडिंग्स में कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम हर एक प्रिंसिपल का मीनिंग जानेंगे, फिर उसके बाद उस प्रिंसिपल से रिलेटेड एग्जाम्पल या एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर उसके बाद उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखेंगे कि इस प्रिंसिपल में क्या गाइडलाइंस दी गई है मैनेजर्स को और इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने से क्या फायदा होता है, उसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर उस प्रिंसिपल को वायलेट किया जाए या फॉलो नहीं किया जाए तो उससे क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अराइज हो सकती हैं। इस तरह से एक एक प्रिंसिपल को हम डिफरेंट हेडिंग्स में कवर अप करेंगे। तो इसीलिए बच्चों हर एक लेक्चर में हम ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे ताकि हर एक प्रिंसिपल की माइन्यूटेस्ट डिटेल्स जो हैं वो आपके पास पहुंच जाएं और आपको ये भी समझ में आ जाए कि इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से रिलेटेड चाहे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे केस स्टडी पूछी जाए, तो उन सभी तरह के क्वेश्चंस को हम बिल्कुल परफेक्टली आंसर कर पाए, क्योंकि हमें हर एक माइन्यूटेस्ट डिटेल हर पर्टिकुलर प्रिंसिपल की ऑलरेडी पता होगी। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स स्टार्ट 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल। सबसे पहले बच्चों मैंने यहां पर आपके लिए लिस्ट बना रखी है ऑल द 14 प्रिंसिपल्स की। इन 14 प्रिंसिपल्स के आपको नाम पता होने चाहिए। इनका कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि हमें पहले ये प्रिंसिपल याद करना है या फिर ये प्रिंसिपल याद करना है। तो मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए ये लिस्ट जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बना दी है। बिल्कुल इसी तरह से आप ये अपने पास सारे नाम नोट कर लीजिए। ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी से सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डी से डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिसिप्लिन 2 है, ई से इक्विटी एंड एस्पिरेट डे कॉर्प्स 2 है, आई से इनिशिएटिव, ओ से ऑर्डर, आर से रेम्यूनरेशन, एस से 3 प्रिंसिपल्स हैं, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट, स्केलर चेन, और यू से 2 प्रिंसिपल्स हैं, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और यहां पर मैंने एक सर्कल में बता दिया है कि हर एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को उसका मीनिंग, उस प्रिंसिपल में क्या बताया गया है, उस प्रिंसिपल का एग्जाम्पल और उस प्रिंसिपल के जो भी पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो सब हम इंडिविजुअली एक एक प्रिंसिपल से रिलेटेड अलग अलग कवर अप करने वाले हैं। और इन प्रिंसिपल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हेनरी फेयोल के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। ऑल्दो इस पे कोई क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन क्योंकि हम एक पर्टिकुलर फिलोसोफर के इतने सारे प्रिंसिपल्स करने वाले हैं तो थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन हमें पता ही होना चाहिए कि व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ हेनरी फेयोल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए आपके सामने मैं कुछ इंफॉर्मेशंस एक बॉक्स में प्रेजेंट कर रही हूं। इसको आप अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इससे आपको काफी आइडिया मिल जाएगा अबाउट हेनरी फेयोल and his contributions in the field of management. Just look at the informations provided in the box about Henry Fayol. Lifetime 29 July 1841 to 19th November 1925. Birthplace इनका है born in France. Profession इनका था mining engineer and management theorist
एंड ही वाज अ फ्रेंच नेशनल। एजुकेशन के बारे में बताया गया है, ग्रेजुएटेड फ्रॉम माइनिंग एकेडमी इन 1860। पोजीशंस जो इन्होंने हेल्ड करी है अपनी लाइफ टाइम में, स्टार्टेड वर्किंग एट द माइनिंग कंपनी एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन 1888। उस टाइम कंपनी बिल्कुल बैंकरप्ट थी, लेकिन उनकी रिटायरमेंट की एज तक 30 साल में 1918 में कंपनी एक लार्ज कोल स्टील कंपनी बन गई विद अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन एंड अ लॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। उसके बाद उनकी मेजर राइटिंग्स के बारे में बताया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल, इट वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश एज जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इन 1949 and is widely considered a foundation work in the classical management theory। इसको फेयोलिज्म भी कहा जाता है। और अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस में सबसे पहले लिखा हुआ है मेनली 14 principles of management, administrative in nature। They have top-down approach and they are related to the top management and other managers' conduct। और फेयोल को फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। उसके बाद दे रखा है कि फेयोल वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद बताया कि फेयोल ने सारी एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को डिवाइड करा है टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंस, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल प्रैक्टिसेस में। फेयोल आल्सो सजेस्टेड व्हाट क्वालिटीज अ मैनेजर शुड possess। Fayol also believed that the number of management principles that might help to improve the organization's operations is potentially limitless। He also emphasized the need for sound principles of management। तो ये थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आप अपने पास नोट करके रख लीजिए, इससे एक कनेक्टिविटी बनेगी कि जब हम फेयोल के सारे प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अलावा फेयोल के ऑल अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं। So now let's start one by one each and every principle given by Henry Fayol। सबसे पहला प्रिंसिपल मैंने लिया है यहाँ पर बच्चों, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा मैंने बताया, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, फिर उसका एक एग्जांपल लेंगे और फिर देखेंगे उसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स में कि हर एक प्रिंसिपल जो है उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, उसका रीजन एंड द रिजल्ट रिलेशनशिप है। हर एक प्रिंसिपल में हमें यही देखने को मिलेगा कि इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने से क्या इफेक्ट होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले जो 2 वर्ड्स हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको जान लेते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है द राइट एंड द पावर टू डू द वर्क। किसी भी काम को करने की अगर किसी के पास राइट होता है या पावर होती है तो वो उसकी अथॉरिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है द ड्यूटी एंड द ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क। किसी काम को करने की ऑब्लिगेशन, उस काम को करने की ड्यूटी। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं, इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इमेजिन करके देखिए कि आपको कोई काम सौंपा जाए, किसी काम की जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन उसके साथ आपको कोई भी पावर्स ना दी जाए उस काम को पूरा करने के लिए, तो क्या आप उस काम को कर पाएंगे? डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रिंसिपल में भी यही बताया गया है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बांटी जाए ऑर्गेनाइजेशन में, लोगों के बीच में, तो उसके बीच में बैलेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर एक्सेस अथॉरिटी है, इसका मतलब अथॉरिटी जो है वो ज्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम है, तो उस केस में क्या होगा? मिस यूज होगा अथॉरिटी का। किसी को हमने ढेर सारी पावर्स दे दी है, काम उसे कुछ दिया ही नहीं है, तो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ही करेगा। और कॉरस्पॉन्डिंगली अगर एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है और अथॉरिटी है ही नहीं, तो देयर विल बी द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द ड्यूटीज। आपके पास इतनी सारी ड्यूटीज है, इतने सारे काम आपको दे दिए, लेकिन आपको पावर्स ही नहीं दी उन काम को करने के लिए, तो डेफिनेटली आप उन सारे कामों को नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल ये प्रिंसिपल है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, दैट देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से काम लेते हैं
और वो उनको बहुत सारी ड्यूटीज देते हैं, तो मैनेजर्स को साथ में अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, वरना वो अपना काम नहीं करा पाएंगे लोगों से। एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया कि एक मिस्टर एक्स है, उनको 100 यूनिट्स एक दिन में प्रोड्यूस करने हैं, बट ही वॉज नॉट गिवन द अथॉरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल। उनको अथॉरिटी नहीं मिली कि वो रॉ मटेरियल परचेज कर सकें। तो अगर रॉ मटेरियल कम पड़ जाएगा 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, उसके पास मटेरियल नहीं है पर वो परचेज भी नहीं कर सकता, तो वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ही कुडंट प्रोड्यूस। द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वायलेटेड इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ एक बहुत ही सिंपल छोटे से एग्जाम्पल से हमने समझा दिया कि अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आप अपने काम को भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, और ऐसी सर्कमस्टांस में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। और अगर इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास रॉ मटेरियल खरीदने की पावर भी है, तो अगर रॉ मटेरियल कम पड़ेगा तो वो खरीद लेगा और उसकी प्रोडक्शन इंटरप्ट नहीं होगी और वो टाइम पर अपने 100 यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा। अब इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं? नंबर 1, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी बिल्कुल बैलेंस है तो ना तो अथॉरिटी का मिसयूज होगा और ना ही कंप्लीशन ऑफ वर्क में डिले होगा। द वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। इट हेल्प्स टू मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन टाइम। उसके अलावा एक दो पॉजिटिव इंपैक्ट्स आप और इसी लैंग्वेज से बनाकर लिख सकते हैं। देयर विल बी नो ओवरबर्डन ऑफ वर्क एंड इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड द इफेक्टिवनेस। देखो सारे ही प्रिंसिपल्स में ये तो बिल्कुल आप कॉमन इफेक्ट लिख सकते हैं कि एवरी प्रिंसिपल इज सजेस्टेड टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। तो ये तो कॉमन इफेक्ट है जो आप हर प्रिंसिपल में ही लिख सकते हैं। इसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड ये 2-3 स्पेसिफिक इफेक्ट्स हैं कि कोई भी ओवरबर्डन ऑफ वर्क नहीं होगा, क्योंकि उसके काम के हिसाब से उसके पास पावर्स होंगी, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पावर्स नहीं होगा और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ वर्क भी नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चों आप ये अपने पास स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और ये आपके नोट्स का भी काम करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 नंबर में या 4 नंबर में, तो आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन करने का, एग्जाम्पल है, पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल आपको दिया हो और आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है और उसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स होंगे, तो उसी को आपको लैंग्वेज चेंज करके लिख देना है। जैसे यहाँ पॉजिटिव इंपैक्ट्स है ना, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, तो नेगेटिव इंपैक्ट में आप क्या लिख देंगे? देयर विल बी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। कंप्लीशन ऑफ द वर्क इन टाइम पॉजिटिव इफेक्ट है, तो नेगेटिव इफेक्ट में आप क्या लैंग्वेज यूज कर देंगे? दैट द वर्क विल नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड द एम्प्लॉय विल नॉट बी एबल टू मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन टाइम। देयर विल बी ओवरबर्डन ऑफ वर्क इफ द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वायलेटेड। तो इस तरह से इन्हीं इफेक्ट्स को चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके आप इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स लिख सकते हैं। तो आपको केस स्टडीज भी आती हैं जिसमें एक ही केस स्टडी में 4-5 जो है वो प्रिंसिपल्स दिए होंगे और उनको आपको लाइंस कोट करके आइडेंटिफाई करना होगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा, उसके एग्जाम्पल देने होंगे या उसके पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट्स बताने होंगे। तो इस तरह से हर एक प्रिंसिपल को जब हम 3 हेडिंग्स में करेंगे तो हर एक प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसकी एप्लीकेबिलिटी आपको पता चल जाएगी और उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी आपको पता चल जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल हमने कर लिया, लेट्स कंटिन्यू द अदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड प्रिंसिपल इन द लिस्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बिल्कुल जैसे अभी हमने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करा है, यहां पर भी बैलेंस की ही बात होती है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट द टॉप लेवल। तो अगर सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर्स टॉप लेवल अपने पास ही रखता है और मिडिल और लोअर लेवल को कोई भी डिसीजंस नहीं लेने देता, तो इस तरह की सिचुएशन को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और ऑन द अदर हैंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्पर्सल
ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर एट ऑल द लेवल्स। तो अगर सारे ही लेवल्स को कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग लेने की पावर्स होती हैं तो वो सिचुएशन कहलाती है डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसके मीनिंग से ही बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि दोनों ही सिचुएशंस, एक्सट्रीम सिचुएशंस जो हैं वो अच्छी नहीं मानी जाती। ना तो सारी की सारी पावर्स कंसंट्रेटेड होनी चाहिए और ना ही सारी की सारी पावर्स जो है वो बिल्कुल लोअर लेवल्स पे डिस्पर्स्ड होनी चाहिए। देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो अब प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर इज अ बैलेंस रिक्वायर्ड बिटवीन सबऑर्डिनेट्स इन्वॉल्वमेंट, कि सबऑर्डिनेट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू, और मैनेजर्स रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी भी होनी चाहिए सेंट्रलाइजेशन के थ्रू। मतलब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए और मैनेजर्स के पास भी कुछ पावर्स का रिटेंशन होना चाहिए। और थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन ऐड कर देते हैं कि फेयोल ने कहा कि हर एक वो चीज जिससे सबऑर्डिनेट्स का रोल इंक्रीज होता है उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, और हर एक वो चीज जिससे सबऑर्डिनेट्स का रोल जो है वो डिक्रीज होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। अब एक्चुअली सबऑर्डिनेट्स को कितनी पावर्स, कितना रोल मिलना चाहिए, ये एक पॉलिसी मैटर है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। यहां पर मैंने लिखा है कि डिग्री है, ये जो परसेंटेज है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की, वो बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है, बिजनेस के साइज पे डिपेंड होता है, अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं बताया गया है कि 80% सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए या 50-50% सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। यहां सिर्फ ये बताया गया है कि इसमें बैलेंस होना चाहिए। सबऑर्डिनेट्स को बिल्कुल ये नहीं लगना चाहिए कि हमारी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, हमारी राय की कोई अहमियत ही नहीं है, और सुपीरियर्स जो हैं वो भी अपने आप को बिल्कुल पावरलेस फील ना करें। तो उसके लिए सजेस्ट किया गया कि अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से हर एक मैनेजर को ये खुद तय करना चाहिए कि कितनी पावर्स उसे रिटेन करनी है और कितनी पावर्स जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है अमंग द मिडिल एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट्स। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा कि अगर सोल ट्रेडरशिप कंसर्न होती है तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, 1-to-1 कम्युनिकेशन वहां पर चाहिए होता है, तो वहां पर सोल ट्रेडर जो है वो सारी पावर्स को डिस्पर्स नहीं कर सकता है, तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन जो है वो बेहतर रहती है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है जहां पर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वैरायटीज हैं, तो वहां पर तो डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि इतना सारा काम अकेले एक पर्टिकुलर लेवल पे मैनेज नहीं हो सकता है। एक और सर्कमस्टांस ले लेते हैं कि अगर कोई नई कंपनी है, अभी नए नए एम्प्लॉइज हैं, ट्रेंड नहीं है, एम्प्लॉइज अनट्रेंड हैं, तो ऐसे केस में सेंट्रलाइजेशन बेहतर रहेगा एंड वाइस वर्सा। पुरानी कंपनी है, एम्प्लॉइज ऑलरेडी ट्रेंड है, टैकल करना आ गया है उन्हें सिचुएशंस को, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम को सौंपा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। तो इसका मतलब हम ये देख सकते हैं नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग सिचुएशन में इस प्रिंसिपल को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन यूज करेगी कि कितनी डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन उसे रखनी है, कितनी डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन उसके लिए बेहतर रहेगी। पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या हैं? यहां पर मैंने सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स लिख दिए मैक्सिमम, कि अगर इसमें बैलेंस रहेगा तो इससे एम्प्लॉइज जो हैं, जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, वो एनकरेज्ड और मोटिवेटेड फील करेंगे। अगर उनको भी कुछ पावर्स दी जाए डिसीजन मेकिंग की तो डेफिनेटली वो चार्ज्ड फील करेंगे, उनका मॉरल हाई होगा, मोटिवेटेड फील करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि मुझे कुछ काम करने लायक समझा। आपने सुना ही होगा, कहा जाता है दैट नेक्स्ट ड्यूटी इज द रिवॉर्ड ऑफ द फर्स्ट वन डन प्रॉपर्ली। तो इस तरह का मोटिवेशन एम्प्लॉइज को मिलता है कि उन्हें लगता है कि अगर उनको पावर्स दी जा रही है तो इसका मतलब वो इसके लायक है और वो उससे एनकरेज्ड और मोटिवेटेड फील करते हैं। सुपीरियर्स को क्या फायदा होता है कि उनका वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है और वो कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं ज्यादा
कौन से? अपने इंपॉर्टेंट मैटर्स पे। तो सुपीरियर्स को भी फायदा होता है कि वो रूटीन मैटर्स जो है उसकी पावर्स जो है वो सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं और वो अपने आप ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। अनदर इम्पैक्ट इज क्विक और बैलेंस डिसीजंस होते हैं, क्योंकि जो सुपीरियर्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग में अपने एम्प्लॉयज की या सबऑर्डिनेट्स की जो मिडिल और लोअर लेवल पे हैं उनकी मदद मिल जाती है, उनकी राय मिल जाती है, तो वो बैलेंस डिसीजन ले पाते हैं। और अगर कुछ पावर्स उन्होंने अपने पास कॉन्सेंट्रेट कर रखी है तो उसमें वो क्विक डिसीजंस ले पाते हैं विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट्स। तो सेंट्रलाइजेशन के केस में वो क्विक डिसीजंस ले पाते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन है तो वो बैलेंस डिसीजन ले पाते हैं। तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग के लिए, इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कंसंट्रेट करने के लिए, अपने वर्कलोड को कम करने के लिए दिस प्रिंसिपल इज सजेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरह से मैनेजर्स बैलेंस बैठाकर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में अपनी डिसीजन मेकिंग को, अपने वर्कलोड को, अपने रिलेशनशिप विद देयर एम्प्लॉयज को बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना सकते हैं। और अगर आपसे नेगेटिव इंपैक्ट्स पूछे जाएं कि अगर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस नहीं है तो आप इसको उल्टा करके लिख देंगे कि सबऑर्डिनेट्स फील डिस्करेज्ड एंड डीमोटिवेटेड, the workload of the superior increases, the superiors are not able to concentrate on their important matters, the decision making may be unbalanced and it may not be क्विक डिसीजन मेकिंग। तो इस तरह से इसकी लैंग्वेज चेंज करके इसके वायलेटिंग इफेक्ट्स में आप लिख सकते हैं। तो फिर से एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे वर्ड्स जो मैंने सर्कल करे हैं, अंडरलाइन करे हैं, ये इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। और मैं समझती हूं कि इतना मटेरियल आपके पास हो तो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू विल बी 100% एबल टू आंसर इट परफेक्टली। रिमेनिंग प्रिंसिपल्स बच्चों हम अपने नेक्स्ट और अपकमिंग लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैप्टर 1 से रिलेटेड प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो चैप्टर 1 को आप पूरी तरह से रिवाइज कर लीजिए। उसके नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स भी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूं। साथ साथ अगर हम रिवीजन करते हुए चलेंगे तो हमें सिलेबस बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारी प्लेलिस्ट देख लीजिए चैप्टर 1 की, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहें और आप बहुत आसानी से पूरे के पूरे सिलेबस को बिल्कुल फ्लॉलेसली मेरे साथ साथ कवर करते हुए चलें। So see you next time. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.